हम उन मुद्दों पर बात करते हैं जो हमारे समाज में हमें और संवेदनशील बनने पर मजबूर करता है। देखिए, गांधी जी के विचार सिर्फ आर्थिक पिछड़े लोगों के लिए नहीं थे, पर उन लोगों के लिए भी थे जो समाज यानी हम और आप उनको मुख्य धारा से थोड़ा सा अलग मानते हैं। इस अलग इसलिए मानते हैं क्योंकि वो हमसे थोड़ा विशेष हैं। तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे ऑटिज्म पर। दुनिया को देखने का नज़रिया बदलने के लिए अपना चश्मा यानी अपनी सोच बदलनी बहुत ज़रूरी होती है। ऑटिज्म के साथ रहना, जीना, ये एक इतनी बड़ी चुनौती भी बन सकती है अगर हम उसके बारे में जाने ही नहीं, बात ही ना करें या हम डिनाइल में चले जाएं। लेकिन ऑटिज्म को लेकर पिछले कुछ वर्षों में सोच भी बदली है, जानकारी में इजाफा हुआ है और जिसे कहते हैं कि मूविंग अहेड विद ऑटिज्म। राइट। आज हम इस पर बात करेंगे अपने दो खास मेहमानों के साथ। प्रियदर्शनी हमारे जो मेहमान हैं, बताइए ज़रा कौन कौन हैं। सबसे पहले आप सभी का तारुफ कराते हैं दीपा भटनायर जी से, हु इज स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नवीन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डॉक्टर एच.एस. गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर एमपी से आप हमारे साथ आए हैं। थैंक यू। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहले संजीव सर, कहाँ से चर्चा शुरू करना मेरे चाहिए? ख्याल से हम में से बहुत से दर्शक ऐसे भी होंगे जिनको शायद ऑटिज्म के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, तो क्यों ना जानकारी में इजाफा करें। और नवीन जी, आपसे ये समझते चलें सबसे पहले कि ऑटिज्म है क्या, ये कैसी अवस्था है? ऑटिज़म अगर हम देखें तो जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्वालीनता। स्वालीनता का मतलब होता है कि अपने में ही खोए रहना, अपने दुनिया में ही खोए रहना। स्पेक्ट्रम, सेकंड वर्ड आता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि हर दो बच्चे एक समान नहीं हो सकते, उनमें वेरिएशंस होंगे, चैलेंजेस होंगे, इंटरेस्ट अलग होगा, उनका नज़रिया अलग होगा। और अगर हम इसको दो तीन सेगमेंट्स में अगर हम डिवाइड करके देखें तो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में जो मेजर इम्पेयरमेंट होता है या चैलेंजेस देखने को मिलता है, वो सबसे पहला सेगमेंट है सोशलाइजेशन का, सेकंड आता है कम्युनिकेशन का, और थर्ड आता है बिहेवियर का। इसको और अगर हम सिंप्लीफाई मेथड में अगर हम लेकर के जाना चाहें तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब बच्चा आपसे आई टू आई कांटेक्ट ना मिलाता हो, जी, जबकि जनरली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब बच्चा जन्म लिया है तो 2 से 3 महीने में वो आपको स्माइल देगा, आपसे आई टू आई कांटेक्ट मिलाएगा, फिर 1 साल की अवस्था में लगभग वो 1 वर्ड मीनिंगफुल बोलना स्टार्ट कर देगा। तो ये सब जो अवस्थाएं हैं, जो सोशलाइजेशन स्किल्स है, इन बच्चों में डेफिसिट होता है, कम पाया जाता है। दूसरा संप्रेषण, कम्युनिकेशन में इनको चैलेंजेस होती हैं, डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। ये एक दूसरे से उतना कम्युनिकेट फ्रिक्वेंटली बात नहीं कर पाते हैं जितना हम आप कर सकते हैं। तो ये इनका दूसरा सेगमेंट है। और तीसरा होता है रिपीटेटिव बिहेवियर चैलेंजेस होते हैं, जो कि हमारे आपके नज़र में दैट इज़ नॉट एज अप्रोप्रिएट, क्योंकि जब बिहेवियर हम एज अप्रोप्रिएट करते हैं तो दैट इज़ ओके फॉर द सोसाइटी, लेकिन अगर वो एज अप्रोप्रिएट नहीं होता है तो हम उसे कहते हैं दिस बिहेवियर इज़ नॉट एज पर द एज। बेसिकली आप जो एज के हिसाब से माइलस्टोन्स अचीव करने चाहिए वो आप नहीं कर पाते हैं। जी, पर इसका क्या कोई अर्ली डिटेक्शन का भी प्रावधान है कि हमें कोई टेस्ट से पता चल सके कि ऑटिज्म इस बच्चे में है, या पैदा होने से पहले? डेफिनेटली मैम, ये जो ऑटिज़म है ये बेसिकली अगर हम इसके कारण में जाएं तो वो अभी अंडर रिसर्च है, लेकिन फिर भी हम 2 सेगमेंट्स को मेजर फैक्टर्स मानते हैं। एक होता है जीन जी, और दूसरा होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ओके। लेकिन जब अर्ली डिटेक्शन की बात करें जी, तो जो मदर हैं वो सबसे पहले उस बच्चे को अपने नज़रिया से, अपने अनुभव से उसको डिटेक्ट कर सकती हैं। जैसे बच्चे से आप अगर बात करेंगे तो वो स्माइल देगा आपको, आपसे आई टू आई कांटेक्ट मिला के बात करेगा जी। लेकिन इन बच्चों में ये सब डिले होता है, नहीं डिले होता है या कुछ समय के बाद वो माइलस्टोन्स अचीव हो पाता है। अब और भी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, जैसे कि इकोलेलिया एक वर्ड होता है। जैसे हम आपसे पूछें कि आपका नाम क्या है,
तो बच्चे आपकी बातों को रिपीट करेंगे। दूसरा सेगमेंट्स होता है, कुछ बच्चे हाइपर सेंसिटिव होते हैं, कुछ बच्चे हाइपो सेंसिटिव होते हैं। कुछ को आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, कुछ को आवाज़ एकदम बर्दाश्त नहीं होगी। वो अपने ईयर पे अपने हाथ रख लेंगे, अपने बॉडी को शेक करेंगे, अपने फिंगर्स को शेक करेंगे। तो इस तरीके के बहुत सारे माइलस्टोन्स हैं और बिहेवियर्स हैं जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब रही बात अर्ली डिटेक्शन की। अर्ली डिटेक्शन अगर हम देखें तो 6 से 18 महीने में हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी अलार्मिंग सिग्नल कि जो जितना मैंने आपको बताया, दीज आर दी अलार्मिंग सिग्नल कि अगर ये सारी चीज़ें दूसरे बच्चे में अगर हो सकती हैं तो ये हमारे बच्चे में नहीं हो पा रही है। इट मीन्स कि देयर इज अ alarming signals, question mark in front of the child. बिल्कुल। There are certain tools are available जिसके बेसिस पे हम इस बच्चे को डायग्नोज कर सकते हैं। एक है इनक्लाइन डायग्नोस्टिक टूल फॉर ऑटिज्म, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड है। दूसरा टूल है ईसा, इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म। बोथ द टूल्स आर डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट इज आल्सो अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री। तो वो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। वी कैन ईजिली डायग्नोज द चाइल्ड इज हैविंग द ऑटिज्म। बट जो एक्चुअल जो एज निर्धारित की गई है वो 3 साल की गई है। दीपा जी, आप तो स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं, साथ ही आप कम्युनिवर्स की आप फाउंडर और डायरेक्टर हैं। जो बात अभी नवीन जी ने जो चर्चा में सामने रखी ऑटिज्म को समझाने के लिए, ये जो अर्ली डिटेक्शन की बात है, इसको ज़रा थोड़ा सा हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आपका फर्स्ट एंड उन बच्चों के साथ, परिवारों के साथ जुड़ाव रहता है। तो ज़रा हमें समझाइए और इसका महत्व, उसकी इम्पोर्टेंस क्यों है। जी जी। सो अगर अर्ली डिटेक्शन की हम बात करते हैं तो हमें देखना है कनेक्शन, बच्चा हमारे साथ कितना जुड़ रहा है। सो जन्म से लेके 1 साल तक बच्चे का प्रयास होता है अपने वातावरण से जुड़ने का। बिल्कुल। जैसे कि नवीन जी ने बोला, स्माइल करेंगे, आप उनका नाम पुकारेंगे तो रेस्पॉन्ड करेंगे। छोटी छोटी बैक एंड फोर्थ इंटरैक्शन को तो देखेंगे, गुदगुदी किया, पूरा खिल के हंसेंगे। तो अगर इस कनेक्शन में कुछ भी आपको अंतर लग रहा है तो हमें सतर्क होना पड़ेगा। 1 साल से लेके 2 साल तक बच्चे अब अपनी दुनिया के बारे में आपसे बताना चाहते हैं, तो पॉइंट करके चीज़ें दिखाएंगे। अगर उन्हें कुछ चाहिए तो इशारों से पूरा अपने मन की बात आपको बताने का कोशिश करेंगे। राइट। 9 महीने से लेके 1.5 साल तक बच्चे बोलने लग जाते हैं। उस रेंज में उन्हें बोलना शुरू कर देना चाहिए। राइट। समझ भी उनकी काफ़ी बढ़ जाती है। और फाइनली अगर हम देखते हैं 2 साल से लेके 3 साल तक बहुत सारे शब्द बोलने लगेंगे, अपनी भावनाओं के बारे में बात करने लग जाएंगे, छोटे छोटे फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस भी यूज़ करना शुरू कर देते। ये मैम आपने जैसे अर्ली साइंस की बात की जिनको हमें देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। उसके बाद अगर हम अर्ली एजुकेशन पे आएँ, अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, स्कूल गोइंग एज का हो गया, सो उनको नॉर्मल स्कूल में भेजना ठीक रहता है क्योंकि आजकल इंक्लूसिव स्कूल्स भी हैं जी, या फिर उनके लिए स्पेशल एजुकेटर इनिशियल लेवल पे बेहतर रहते हैं? जी, तो ये बिल्कुल मतलब आपने क्या कहते हैं ना, हिट द नेल ऑन द हेड। बहुत सही आपका क्वेश्चन है। 2 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है बच्चे के स्कूलिंग डिसीजन को जब हम लेते हैं। जी। पहला कि इमोशनल रेडीनेस, कि बच्चा मानसिक तरीके से कितना रेडी है स्कूल जाने के लिए। क्या वो ध्यान दे पा रहा है, क्या वो एक ग्रुप में आराम से रह सकता है, क्योंकि इन्होंने बताया कि सेंसरी चैलेंजेस रहते हैं। तो अर्ली अगर आपने जब इंटरवेंशन किया है, इन सेंसरी चैलेंजेस को आपने कैसे सपोर्ट किया है। राइट। फिर क्या वो अपने टर्न के लिए वेट कर सकता है, क्या वो जानता है कि क्लास में जब टीचर बोलेंगी मुझे वेट करना है। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं इमोशनल रेडीनेस पे। रेडीनेस होना चाहिए। एकेडमिक रेडीनेस जो हम बोलते हैं कि ए जानना, बी जानना या नंबर जानना, ये तो बच्चे स्कूल जाते हैं सीखने के लिए। अक्सर पेरेंट्स ये गलती कर जाते हैं कि एकेडमिक्स पर ही ध्यान देते। तो हमें देखना है कि इमोशनल रेडीनेस, स्कूल रेडीनेस स्किल्स पे हम काम करें ताकि बच्चा जा सके। पहली बात। दूसरी बात, अक्सर ऑटिस्टिक बच्चे मतलब हुनर उनमें बहुत है। उनका जो
अलग जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनकी वजह से ये हुनर बाहर नहीं आता है। जब हम उन्हें इंक्लूसिव सेटअप में रखते हैं, उनको स्कूल रेगुलर स्कूल्स में भेजते हैं, दैट इज़ वेयर दे बिलोंग, राइट। क्योंकि बोथ द सोसाइटी एंड द चाइल्ड बेनिफिट फ्रॉम दैट प्रेजेंस। ट्रू। नवीन जी, एक बात यहाँ पर ये समझना चाहेंगे, जब आपने बात की थी अर्ली डिटेक्शन की, तो एक बार जब पहली बात तो ये है कि क्या ये जो लक्षण जो आप लोगों ने बताए कि वो माइलस्टोन डिलेड हैं, या स्वालीन आपने कहा कि यानी वो अपने में ही खोए रहते हैं, अगर ऐसे लक्षण हैं अगर, तो क्या पेरेंट्स को कहीं जाना चाहिए? किससे सलाह लें? जाएं तो जाएं कहाँ, किससे बात करें, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। और अभी भी हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं जी। तो सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आपका बच्चा है, आप उसको एक्सेप्ट करिए इंस्टेड ऑफ डिनाइंग कि नहीं, और ब्लेम गेम नहीं करना है कि आपकी वजह से ऐसा हुआ या हमारी वजह से ऐसा हुआ। बच्चा तो बच्चा ही है। जब बच्चा जन्म ले लिया और जब बच्चा, जैसे आप कह रहे हैं कि अर्ली डिटेक्ट हो गया, आइडेंटिफाई हो गया, तो गवर्नमेंट के टोटल 9 ऐसे राष्ट्रीय संस्थान हैं जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। और उन 9 राष्ट्रीय संस्थान के 25 ऑल ओवर इंडिया रीजनल सेंटर्स हैं, जो हम कहते हैं ना कि एक बच्चा अगर ऑटिज़म है तो उसको सेंसरी इश्यूज भी हैं। इट मीन्स कि दैट चाइल्ड रिक्वायर्ड द थेरेपेटिक इंटरवेंशन इन टर्म्स ऑफ बिहेवियरल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। लेकिन सबसे पहला जो उनको अप्रोच करना चाहिए वो उनके आसपास के हॉस्पिटल्स के पीडियाट्रिशियन से करना चाहिए, क्योंकि वो बाल रोग विशेषज्ञ हैं। उनको ये पता है कि अगर ये बच्चा इस तरीके का सिम्टम्स कर रहा है तो हो सकता है कि बच्चे में कुछ अलार्मिंग सिग्नल्स हों, सिम्टम्स हों। After that parents can call the toll-free number which is given by the Ministry of Social Justice 14456। उस पे आप गांव में रह कर के भी आप एक नंबर पे कॉल करिए, आपको इमीडिएटली दे विल रिस्पॉन्ड। इसके अलावा अब हम आज की दुनिया में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमारे फील्ड में भी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण के फील्ड में भी दिव्य चैटबॉट और दिव्य वॉइस बॉट, आप टेलीफोन करके नंबर से आप बात कर सकते हैं। और आप अपने मोबाइल पे वो दिव्य चैटबॉट आप इंस्टॉल करिए, और आपके मन में जो भी जिज्ञासा है अपने बच्चे से रिलेटेड, आप उस क्वेश्चंस को आप उस चैटबॉट में डालिए, एंड विद इन अ सेकेंड द पेरेंट्स विल गेट द रिप्लाई। अच्छा जी, ये बहुत आपने अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इससे बहुत लाभ होगा बहुत से दर्शकों का। बट मैम, जैसे सर ने बताया अभी कि पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, बट इट इज़ ईजियर सेड देन डन। शुरू में तो आप डिनाइल में ही रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, बट देन लेटर ऑन ऑफ कोर्स आपका बच्चा है, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। बट इस प्रोसेस में उनको बहुत हेल्प, सपोर्ट समाज से और बहुत से ऐसे संस्थाएं भी हैं जो सपोर्ट करती हैं। तो हाउ डू पेरेंट्स कोप अप विद दिस? सो सबसे पहले जब आपको मालूम चलता है कि आपका बच्चा आपकी सोच से अलग डेवलप हो रहा है, तो बहुत ही स्वाभाविक है कि एक झटका लगेगा, आप दुखी होंगे। एंड ये भी स्वाभाविक है कि एक ग्रीफ साइकिल होता है, जिसमें कि जैसे कि आपने बोला, डिनायल से लेके एक्सेप्टेंस तक पहुंचने में हर पेरेंट इस साइकिल के थ्रू जाता है। हर एक पेरेंट का ड्यूरेशन उसमें अलग रह सकता है। सो वो दूसरा, रीच आउट कीजिए, अपने में मत रखिए, बात कीजिए अपने किसी संबंधी से या किसी क्लोज फ्रेंड के साथ बात कीजिए। तीसरा कि आपको ये भी मान के चलना है 2 चीज़ें, जितनी जल्दी आप अपने बच्चे को सपोर्ट करना शुरू करेंगे उतना ही जल्दी आपका बच्चा आपको सरप्राइज करेगा। राइट। खुशी का माहौल घर पे रहेगा तब बच्चा ऑप्टिमली लर्न कर सकता है, क्योंकि वो केंद्रित रहेगा। बच्चे का केंद्रित रहना किसी भी लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है, और बच्चे को केंद्रित करने के लिए आपका केंद्रित होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर रोते रहेंगे या आप गुस्से में रहेंगे, बच्चा कैसे केंद्रित होगा? एंड बहुत सारे हमारे हेल्पलाइंस हैं। हम एनकरेज करते हैं हर पेरेंट को कि किसी सीनियर पेरेंट से मिलें,
जो कि आपकी जर्नी में ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं, सेटल्ड हैं, वो आपको सबसे बेस्ट टिप्स और एडवाइस दे सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जैसे सफ़र की बात की मैम ने, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, मान लीजिए अच्छा सपोर्टिव एनवायरनमेंट के साथ, लेकिन बहुत से ऑटिस्टिक बच्चे समाज में नॉर्मली जॉब्स कर रहे हैं और एक्सेप्टेड हैं अपने अलग अलग फील्ड्स में। तो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां ऑटिज्म के साथ भी लोग एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं? इसमें मैं कुछ चीज़ें अभी ऐड करना चाहूँगा जी। कि जब पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं तो एवरीबडी इज़ कवर्ड अंडर सम इंश्योरेंस। हाँ बिल्कुल। तो ऑटिज्म बच्चों के लिए भारत सरकार ने निरामया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लेके आई है। इसमें 1 लाख तक का इंश्योरेंस बच्चे के लिए फ्री मिलता है। अच्छा। वो कोई भी पेरेंट्स उसको ले सकता है। ये नेशनल ट्रस्ट की स्कीम है। दूसरा स्कीम होता है लीगल गार्जियनशिप। कई बार पेरेंट्स के मन में ये क्वेश्चन उठता है कि जब तक मैं हूँ तब तक मैं अपने बच्चे की देखभाल कर रहा हूँ, व्हाट अबाउट दैट व्हेन आई एम नो मोर। तो इसके लिए नेशनल ट्रस्ट एक्ट ने एक लीगल गार्जियनशिप का ऑप्शन दिया है कि अगर कोई पेरेंट्स लीगल गार्जियनशिप लेना चाहता है तो वो भी उसको ऑप्ट कर सकते हैं। और सेकंड, वी आर इन द एरा ऑफ राइट बेस्ड अप्रोच। पहले हम मेडिकल मॉडल में थे, फिर सोशल मॉडल में थे, अभी एक्सेप्टेंस जैसे आपने बताया कि हो गया, लेकिन अब अधिकार क्षेत्र है। हमने मेडिकल ट्रीटमेंट बच्चे का हम करा रहे हैं, जो कि वो कराना ही है, बिकॉज इट इज़ अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, हम तो कहेंगे न्यूरो डाइवर्सिटी। क्योंकि जनरली जब हम बात करते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो हम ये भूल जाते हैं कि उसमें कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ भी है, जिसे 7 एबिलिटीज़ कहते हैं। ओके। जैसे हमने ऐसे भी बच्चे देखे हैं कि अगर आप उनसे ये पूछेंगे कि बेटा अगले 10 साल में आज के दिन कौन सी डेट होगी, विद इन अ सेकेंड दे विल रिप्लाई। वो क्षमता हमारे आप में नहीं है। उनकी पेंटिंग्स, दे आर वेरी गुड इन पेंटिंग्स। आप उन्हें किसी पार्क में विजिट करा के ले आइए, इफ़ द चाइल्ड इज़ वेरी गुड इन पेंटिंग्स, आप उनको बोलिए बेटा ड्रॉ करके दिखाइए। वो अगर खंबे पे एक चिड़िया भी बैठी है ना, उसको भी वो ड्रॉ करके दिखाएंगे। हो सकता है हमारे आप से वो छूट चीज़ें गई छूट जाए। In fact, So these are the different abilities of children having autism spectrum disorder. नहीं नवीन जी, आई जस्ट एक मेरे को ध्यान में आया कि जब आर्टिस्टिक एबिलिटी, विजुअल स्ट्रेंथ जैसे कि आप बोल रहे हैं, बहुत स्ट्रांग रहता है, एंड एज अ स्पीच थेरेपिस्ट इस विजुअल स्ट्रेंथ को मैं लैंग्वेज बाहर निकालने के लिए यूज़ करती हूँ। क्या बात है। समय को देखते हुए 2-3 सेंटेंसेस में, वाक्यों में आप क्या कहना चाहेंगे ऑटिज्म के बारे में, और अगर इसमें लोग जानकारी लेना चाहें या उनकी मदद की बात हो, आप दीपा जी बताइए। जी, सो अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन तो हम बात कर ही चुके हैं। समाज का क्या रोल है? जी। अगर आप अपने आसपास में या मॉल में किसी बच्चे को जोर जोर से चीखते चिल्लाते हुए देखते हैं, तो माँ को आप ब्लेम मत कीजिए। आप पूछ लीजिए माँ से कि क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ, या साइड में हट जाइए, बच्चा अपने आप शांत हो जाएगा। स्कूल में अगर बच्चे को एक टीचर मिल जाए जो उसको सपोर्ट करे, फर्स्ट 2-3 इयर्स में वो बच्चा बहुत आगे जा सकता है। घर में बच्चे स्वाभाविकता से ही हर बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं। घर में अगर पेरेंट्स बोलेंगे आप उस बच्चे के पास मत जाओ, आप भी ऐसे बन जाओगे, बहुत गलत बात है। जी। एम्पैथी बच्चे एक दूसरे से मिलकर सीखते हैं। जी नवीन जी, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, जो कि मैं राइट बेस्ड अप्रोच की बात कर रहा था। तो शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 हमारे पास है, जिसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। तो कोई भी स्कूल अब बच्चे को एडमिशन लेने से डिनाई नहीं कर सकता है। अब 25% सीटें बच्चों के लिए रिजर्व्ड है। तो शिक्षा तो है उनके लिए, और जॉब भी है, जैसा आपने बताया। जी जी। तो भारत सरकार ने, हमें ऐसा लगता है कि संवेदना और सहयोग, ये ही 2 चीज़ हैं जो हमें समाज में भी और इन बच्चों के साथ भी उनको डेवलप करने के लिए हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। आप लोग हमारे साथ आए, इतना कुछ बताया, और चर्चा तो ये ऐसी है कि और आगे बढ़ सकती थी, लेकिन समय का अभाव है। अभी आप से विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साझा करने के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ।